हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विद्या निवास मिश्र की भाषा में सरलता, सहजता और उनकी भाषा जो है वो आम आदमी को समझ में आने वाली काफ़ी सरल और सहज भाषा है। उनकी भाषा में भावों की गहराई होती है और वे लोक संस्कृति से जुड़ी हुई है, जिसमें आंचलिक शब्दों और मुहावरों का प्रयोग भी मिलता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम पंडित विद्या निवास मिश्र के निबंधों में जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है उसकी विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, भाषा शैली का प्रत्यक्ष संबंध निबंध के बहिरंग यानी कि उसके कला पक्ष से है। यद्यपि भाषा शैली परस्पर अभिन्न तत्व है, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन दोनों तत्वों पर हम अलग अलग विचार कर सकते हैं। भाषा के माध्यम से निबंधकार अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है और अभिव्यक्ति की इस प्रणाली को ही शैली की संज्ञा दी जाती है। इस आधार पर मिश्र जी के निबंधों की भाषा शैली पर दो उपशीर्षकों के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। उसमें पहला है उनके निबंधों की भाषा और दूसरा है उनके निबंधों की शैली, यानी कि वो जो उसको अभिव्यक्त करते हैं वो किस प्रणाली में करते हैं। मिश्र जी के निबंधों की जब हम भाषा का विश्लेषण करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं। वो कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों, उसको जानते हैं प्रसंग गर्भत्व, यानी कि मिश्र जी की भाषा में ये गुण है प्रसंग को बड़ी ही गहराई से व्यक्त करने का, जिसका सहज परिणाम यह है कि उनकी भाषा में जहाँ एक और हमें विशिष्ट अर्थ सौंदर्य की सृष्टि देखने को मिलती है, वहीं हम देखते हैं कि जो गूढ़ भाव व्यंजना होती है उसका चमत्कार भी इनकी भाषा में देखने को मिलता है। इस दृष्टि से उनके निबंध की कुछ एक पंक्ति आपको बताती हूँ। आप भी सोचते होंगे कि भ्रमरानंद इस तरह बूढ़ों की सी बातें क्या करने लगा, कुर्सी छोड़ते ही यह गद्दीधारी क्यों बनने लगा, पर क्या बतलाऊं, जब बूढ़े यायातियों को काम और अर्थ बताने लगा है और वे पुरुषों की धर्म की धाती सौंपने को आकुल हैं तो फिर चारा ही क्या है। भ्रमरानंद को अपने यौवन के एवज में बुढ़ौती लेनी ही होगी। दोस्तों, उन्होंने बड़ी ही गूढ़ तरीके से इस भाव को व्यक्त किया है। दूसरी विशेषता है व्यंग्य विनोद की प्रचुरता। वो अपनी अभिव्यक्ति को मार्मिकता और सजीवता प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ कहीं कहीं विनोदपूर्ण भाषा का प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि उनके निबंध में वो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, विश्वविद्यालय का प्रशासन अब जमींदाराना ढंग से होने लगा है। उप कुलपति अब राजा और विश्वविद्यालय प्रजा के बीच मजबूत कड़ी बन गया है और प्रत्येक प्रश्न को वैदुषिक या मानवीय दृष्टि से ना देखकर प्रशासकीय प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखने के लिए लाचार है। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी भाषा में, निबंधों की भाषा में यत्र तत्र व्यंग का प्रयोग भी किया है। प्रवाहमयता उनके निबंधों की भाषा की एक अन्यतम विशेषता है। ये उनकी भाषा उनके व्यक्तित्व की तरह सहज और स्वाभाविक है। एक पंक्ति बताती हूँ। पहले तो ये था कि कभी ससुर तीसरे दर्जे में चलेगा तो उसका दामाद भी उसी दर्जे में चलेगा, अगर नहीं चलेगा तो वह दामाद नहीं रह पाएगा और बेटी के लिए कोई दूसरा दामाद ढूंढा जाएगा। पहले बाप पहले या दूसरे दर्जे में और बेटा तीसरे दर्जे में, चलने वाले बाप को बाप नहीं कहेगा। तो मतलब इस तरह से उनकी भाषा में प्रवाहमयता का गुण देखने को मिलता है, क्योंकि इसका कारण है एक अब केवल दो दर्जे, गद्दीदार और एक काठी वाला। अब एक उदाहरण, एक में शैया प्रकाश, रात्रि प्रकाश और प्रकोष्ठ प्रकाश, दूसरे में एक सा प्रकाश या अंधकार बना रहता है। ऐसे में सीमित प्रवेश, बेरोक टोक घुसने की आबादता और इन दोनों के बीच जो था वह बेचारा अब अंतिम सांस ले रहा है। यह सामाजिक न्याय की सहज परिणति है। तो दोस्तों, जब हम उनका कोई भी निबंध उठाकर पढ़ते हैं तो हम ये देखेंगे कि भाषा अपने प्रवाह में बहे जा रही है और बहुत ही सुंदर तरीके से वो प्रभाव अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। सूक्तियों का भी उन्होंने काफ़ी प्रयोग किया है। उसका मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। पृथ्वी पर जन्म लेकर जिसको उसके सुनहले फूलों का सौरभ नहीं मिला, उसका जन्म व्यर्थ है। जैसे बिना अनुभव के ज्ञान पंगु है, वैसे ही वाद विवाद के अर्थ शून्य। एक सूक्ति और, राजनीति स्वयं गंदी नहीं होती, वह जब रुंध जाती है तभी गंदी होती है। एक और, पुरुषों में अग्र वही होता है जो सब पुरुषों के हृदय के साथ एकाकार होता है।
पांचवा गुण है लाक्षणिकता। उनकी भाषा में लाक्षणिक शब्दावली करके अद्भुत अर्थ सौंदर्य की उन्होंने सृष्टि की है। इस प्रकार उनकी भाषा में गुरुता और गंभीरता के साथ साथ अर्थ सौंदर्य की नई नई छटाएं भी देखने को मिलती है। लोक संस्कृति का समावेश। दोस्तों, उनकी भाषा में लोक संस्कृति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ उनकी भाषा में आंचलिक शब्दों, मुहावरों और लोक कथाओं का प्रयोग भी किया जाता है, जो कि उनकी रचनाओं को जीवंतता प्रदान करती है। सरलता और सहजता। दोस्तों, उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सरलता और सहजता। वो जटिल साहित्यिक शब्दों और वाक्यों से बचते हैं और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे पाठक उनके विचारों को आसानी से समझ सकें। अगला गुण है भावात्मकता। उनके भाषा में हमने अभी पहले भी निबंधों की भाषा को पढ़ा तो हमने देखा कि भावों को उन्होंने बड़ी ही गहराई से व्यक्त किया है और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वो सटीक शब्दों का चयन करते हैं और भावनाओं को व्यक्त करने में वो हमेशा हर निबंध, हर रचना में वो सफल रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमने पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में प्रयुक्त भाषा की विशेषताओं पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।